हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का है उसके बारे में या उसका एक मेजर टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है लगभग मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम के किस तरीके से नेशनल इनकम निकाला जाए, क्या क्या मेथड होता है और किस तरीके से इसको बहुत सरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सीबीएसई का क्लास 12th इकोनॉमिक्स है। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो आप लोग उसी तरीके से अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अगर आप लोग सही तरीके से इसका एक बार एक रिवीजन के तौर पर अगर ये सारे मेथड्स 3 मेथड आप लोग देख लेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक इनकम मेथड, तो तीनों अगर इनकम निकालने का नेशनल इनकम निकालने का मेथड अगर आप लोग सीख लेंगे तो आप लोगों का 6 नंबर से लेकर 8 नंबर तक आप लोगों का फिक्स है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये नंबर आएगा ही आएगा। तो एक बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। तो क्या है भाई मेथड ऑफ नेशनल, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि व्हाट इज कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो फिर आपको सारी चीज़ें आसान लगती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग बना रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई डाउट हो गया तो आप लोग यहाँ पर 24/7 कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को रिप्लाई विद इन 30 मिनट या विद इन 15 मिनट आप लोगों को 15 to 30 मिनट के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट मेथड है या क्या क्या फार्मूला है उसके बारे में अगर थोड़ा सा और जानकारी लेना है तो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ भी जाकर एक बार आराम से कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि सर्कुलर फ्लो मॉडल रिवील्स दैट इनकम, देखो सर्कुलर फ्लो जो होता है अभी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल होते हैं। तो हमारा इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी है, और वो पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी अभी लगभग सारे देश क्या हो गए अपनी इकोनॉमी को ओपन करके रखे हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पर जो कंट्री रहता है वो एक्सपोर्ट करने में कतराता नहीं है, वो एक्सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो इसी को नज़र में रखते हुए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 एंगल होता है अगर बोला जाए नेशनल इनकम को व्यू करने का, 3 डिफरेंट एंगल। एज द सम ऑफ टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है ना, इकोनॉमी में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। अगर जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग नेशनल इनकम निकाल रहे हैं या इनकम निकाल रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, जो हमारा फर्स्ट मेथड है। दूसरा तरीका होता है एज अ सम ऑफ टोटल इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, कि हमारे इकोनॉमी में कितना इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम के हिसाब से कितना हमारा नेशनल इनकम है। ठीक है, मतलब हमारे जो देश में है, कोई भी देश में, उसमें कितना जनरेशन हो रहा है इनकम का, कितने लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर निकाल रहे हैं इनकम के हिसाब से तो हम लोग इनकम मेथड के हिसाब से लेके चलेंगे। और तीसरा क्या होता है एज अ सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसमें कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस में, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आएगा। तो ये एक हमारा एक बोला जाए कि तरीका है, 3 तरीका है, 3 डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू हम लोग अपने नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं, और उसको मेज़र करने के तरीके हमारे पास 3 हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड, ये हमारा इनकम मेथड और ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज ये वाली वीडियो में हम लोग पहला वैल्यू एडेड मेथड को और उसके साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कि उसमें जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से। तो व्हाट डू मीन बाय वैल्यू एडेड मेथड? देखो वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। मतलब जितना भी वैल्यू ऐड हो रहा है, मतलब इसमें हम लोग खास करके इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को नहीं लेते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, ऑल इनपुट अदर देन द फैक्टर इनपुट्स। जैसे 4 फैक्टर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा जो भी फैक्टर यूज़ हो रहा है
उसको बनाने में, कोई भी कंजम्पशन को बनाने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फैक्टर इनपुट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्राइमरली इट इज़ अ वैल्यू ऑफ अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस। मतलब मान लीजिए कि आप 5 ब्रेड बना रहे हैं, अगर 5 ब्रेड में अगर मान लीजिए आपको 500 ग्राम ऑफ फ्लोर लगा है, आटा लगा है, तो ये 500 ग्राम को हम लोग ना जोड़कर हम लोग डायरेक्ट 5 ब्रेड के दाम को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे हम लोग इकोनॉमी में इन वैल्यू एडेड मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 ब्रेड जो है वो आधा केजी को यूज़ करके बनाया गया है ना, तो ये जो बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहले वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ, जितना भी टोटल वैल्यू, जैसे मान लो 50 रुपये का अगर कोई वैल्यू आपने टोटल आउटपुट करा, उसमें जितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ वैल्यू आउटपुट, मतलब मान लीजिए आपने उसमें 10 रुपये का रॉ मटेरियल यूज़ करा है या 20 रुपये का करा है, तो आपके पास टोटल वैल्यू एडेड कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब वैल्यू एडेड मतलब आप 30 ही रुपये आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो सेल्स इफ इंटायर आउटपुट ऑफ द सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी इंटायर आउटपुट सोल्ड हो रहा है। अब इसमें आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं भाई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं जितना भी सेल्स होता है, जितना भी आप बेचते हैं, और चेंज इन स्टॉक, कि जितना भी चेंज इन स्टॉक, जितना आपके पास माल बचा हुआ रहता है। इफ़ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, कि जो आउटपुट आपका जो बचा है साल में और नहीं बेच पाए उसको आप अगले साल ऐड करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन स्टॉक हम लोग निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये मेन टॉपिक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पूछा जा सकता है। ये 1 नंबर में भी आ सकता है, 1 मार्कर भी क्वेश्चन में भी। तो आप लोग को हड़बड़ाने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कि दोनों के डिफरेंस को ये यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी हमारे न्यूमेरिकल्स में भी। तो चेंज इन स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि आपने क्लोजिंग के समय पे कितना था और ओपनिंग के समय पे कितना है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, आई होप सो यहाँ कॉन्सेप्ट वैल्यू एडेड से आप लोगों का क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कि किस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आखिरकार किस तरीके से क्या वैल्यू ऐड होता है और किस तरीके से वैल्यू एडिशन होता है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसमें कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत भी नहीं भाई, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा बैठ के समझना होगा कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। अभी तक मैंने समझाया, अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, अगर उसके बावजूद भी दिक्कत है तब तो सुनील सर है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉल करके भी आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस्टिमेटेड ऑफ वैल्यू एडेड कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये फार्मर है, फार्मर ने क्या करा कि 600 का आउटपुट लगाया है कि नहीं, 600 का आउटपुट लगाया, इसने 200 का कंजम्पशन लगाया, तो कितना वैल्यू ऐड किया, ये कितना वैल्यू ऐड किया, 400 का, है कि नहीं। अब जब फ्लोर मिल में गया तो वो 800 का हो गया। ठीक है, उसके बाद जब बेकर के पास गया तो 1000 रुपया हो गया, और उसके बाद अगर शॉपकीपर के पास गया तो वो 1200 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है पूरा। तो उसमें कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इसका 200 लगा, इसका 600 लगा। मान लो ये 200 रुपये का बीज लाया होगा तब ना ये वीट उगाया होगा या प्रोड्यूस किया होगा। उसके बाद ये 800 में बेचा, फिर फ्लोर मिल को, फिर फ्लोर मिल ने बेकर को बेचा 1000 रुपये में, ये 1000 रुपये में बेच रहा है बेकर वाला और बेकरी वाला, और शॉपकीपर उसको 1200 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है कि 600 रुपये का तो ये सामान बनाया बेच रहा है ना, इसमें 200 रुपये का इंटरमीडिएट कंजम्पशन लग रहा है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होगा, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 400 का। 800 का मील वाला सामान लिया है कि नहीं, 800 रुपया मिल वाला जो टोटल सामान बेच रहा है, लेकिन उसमें 600 रुपये का तो उसने फार्मर से वीट लिया था, तो 600 रुपया माइनस होगा, ये माइनस करके तो हमारा क्या हो गया, 200 रुपया वैल्यू ऐड हो गया, क्योंकि ये 600 रुपया तो फार्मर ने पहले ही काउंट हो चुका है ना। उसके बाद ये बेकर, अगर बेकरी वाला 1000 रुपया है तो वो 800 रुपया फ्लोर मिल से लिया है, ये फ्लोर मिल से लिया है, तो ये 800 रुपया ही ये माइनस होगा 1000 रुपये में से, तो 200 रुपया ऐड किया है, ये वैल्यू एडिशन इतना किया है। और अगर ये 1200 रुपये में 200 रुपये और एक्स्ट्रा ये अपना फ़ायदा निकाल के 1200 रुपये में बेच रहा है शॉपकीपर, तो ये 1000 रुपया यहाँ बेकर से लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 200 रुपये यहाँ पर, तो टोटल हमारा वैल्यू एडेड कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। कोई बोलेगा नहीं सर ये तो 3600 रुपया, क्यों भाई, क्योंकि 3600 रुपये तो आपने टोटल आउटपुट जितना दाम सब लोग फार्मर ने 600 रुपया कमाए या वैल्यू ऐड किया, मतलब, और फ्लोर मिल ने 800 किया, 1000 रुपया बेकर ने किया, शॉपकीपर ने 1200 किया, तो 3600 रुपया क्या हो गया हमारा
टोटल वैल्यू आउटपुट हो गया। उसमें माइनस करेंगे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2600 2600 तो 1000 क्या आएगा हमारा वैल्यू एडेड। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया भी है कि भाई वीट जो इन्वॉल्व होता है कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि हो सकता है उसमें फर्टिलाइजर लगा होगा, सीड लगा होगा, इरिगेशन एक्सपेंस लगा होगा, इसीलिए उसका 400 रुपये वैल्यू ऐड किया है। क्योंकि आप बोलोगे सर कि यहाँ इसके पहले तो कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, लेकिन भाई इसने तो 200 रुपये का कुछ ना कुछ तो लिया होगा ना, 200 रुपये का अपना फर्टिलाइज़र लिया होगा जो यूज़ करने वाला है, या सीड्स लिया होगा, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं कि माइनस होंगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि वो फाइनल लास्ट में जाकर जो वैल्यू आउटपुट बचेगा, जो वैल्यू एडेड बचेगा, वही चीज़ हम लोग काउंट करेंगे इकोनॉमी में। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था, हम लोग ये चीज़ सीख लिए कि क्या ऐड होता है इकोनॉमी में और क्या नहीं होता और किस वजह से ऐड नहीं होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ भी क्लियर होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग इसके मेन फार्मूला पर। अब फार्मूला में सबसे पहले आता है जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस। मार्केट प्राइस जो मार्केट में जो भी दाम पर बेचा जाता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे, और फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे जो बनाने में एक तरीके कॉस्ट लगा, और वैसा चीज़ जो 4 फैक्टर यूज़ करके, मतलब लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ये 4 चीज़ें जो लगी है ना प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या होगा, तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस जो ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस की जितनी भी कंपनी या जितने भी इंटरप्राइजेज जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और एक साल में, कि एक साल में जितना भी जो भी इंटरप्राइजेस है, जो भी कंपनी है, जितना भी प्रोडक्ट और सर्विस बना रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। और मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, और जितना भी होता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंट होता है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, कि भाई रिलायंस ने इतना करा, टाटा ने इतना करा, तो वो सब सारा कितना वैल्यू ऐड कर रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके। तो वैल्यू एडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर एनडीपी निकालेंगे, मतलब एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस, नेशनल या नहीं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, तो क्या होगा भाई, तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब कभी भी जब नेट निकलता है ना, नेट मतलब होता है कि कुछ ना कुछ घट कर आता है नेट, तो ग्रॉस मतलब होता है पूरा, और नेट मतलब होता है कि कुछ उसमें से माइनस करके। तो ग्रॉस में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा सॉरी, तो डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट कैसे होगा, जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे क्योंकि टैक्स रिलेटेड रहता है हमारे फैक्टर कॉस्ट से, इसीलिए हम लोग एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे, एनआईटी निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम हम लोग बोलते हैं इसको। एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफन कॉल्ड इट एज अ नेशनल इनकम। अगर बोला जाएगा ना कि नेशनल इनकम निकालिए, तो आपको आखिरकार यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से अगर वैल्यू एडेड दिया हुआ है आपके पास, और आपके पास ये सब सारा डेटा दिया हुआ है, तो ये वाला डेटा तो निकालिएगा, ये दोनों तो निकालना ही है, लेकिन जो मेन नेशनल इनकम निकालना है वो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट होता है। तो कभी भी पूछा जाएगा कि नेशनल इनकम निकालिए भाई वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, तो आप लोग एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। तो ये वाला रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ क्या, आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई एनडीपी जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस में, अगर जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकल जाता है। और अगर उसमें से एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर निकाल देते हैं तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। और उसी तरीके से एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है जब हम लोग एनएफआईए जोड़ देते हैं। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है कि एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट याद रखना है कि वो क्या है, नेशनल इनकम है। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें कि क्या है, क्या किस तरीके से मेज़र करते हैं हम लोग नेशनल इनकम। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। देखो 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर रॉ मटेरियल निकलता है।
सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पर रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। और थर्ड कहाँ, टर्सरी सेक्टर जहाँ पर वो सामान बेचा जाता है। तो अगर इन तीनों को अगर हम लोग मिलाकर जोड़कर लाएंगे जो भी दिया रहेगा तो उसको जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकलेगा 1+2+3, मतलब प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी, तो हमारा जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकल जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस, है कि नहीं, कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। अगर इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, डोमेस्टिक इनकम होगा। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, कहीं ना कहीं फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से अगर निकाला जाए तो हमारा एनडीपी, तो इसमें क्यों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन उसके बाद इन सारे पर एनएफआईए जोड़ दिए, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे देश से कितना गया और बाहर के देश से कितना आया, इन दोनों को माइनस करके तो एनएफआईए निकलता है, ठीक है। तो एनएफआईए निकाल दिए या एनएफआईए दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो हमारा क्या निकल गया, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चार्ट रटा होना चाहिए एकदम पूरा रटा, कितना रटना है, अब थोड़ा सा है, आप लोग तो यूं ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसमें आता है थोड़ा सा प्रिकॉशन की, व्हाट आर द प्रिकॉशन। इसमें तीनों में प्रिकॉशन में से चाहे वो वैल्यू एडेड का प्रिकॉशन हो जाए, या फिर इनकम मेथड का प्रिकॉशन हो जाए, या फिर जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसका प्रिकॉशन हो जाए, वो तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ द सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप परचेस करते हैं तो जो उसमें वैल्यू ऐड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी पर काउंट नहीं करते हैं, पहली बात वैल्यू एडेड मेथड में। दूसरा, कमीशन अर्नड, जो भी कमीशन अर्न कर रहे हैं, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन। अगर आप कमीशन जो मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है ना, कि मतलब आपने बिचवाया, किसी का सेकेंड हैंड कार था आपने बिकवा दिया, तो उस पर जो कमीशन आया ना वो ऐड होगा, लेकिन वो जो आपने बिकवाया है कार वो ऐड नहीं होगा, कार का प्राइस ऐड नहीं होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूनिट्स इज टेकन इनटू द अकाउंट वाइल, मतलब क्या, ओन अकाउंट प्रोडक्शन, जैसे कार यूज्ड बाय अ कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज़, तो ये ऐड होगा, ठीक है, जो भी अपना सामान यूज़ कर रहे हैं। इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वीट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द फार्मिंग फैमिली, मतलब वीट आप फार्मर की फैमिली अगर इस्तेमाल कर रही है तो वो सब सारा भी वैल्यू ऐड होगा। 6.5 में क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स है जिसको जो बनाने में खर्चा लगा है वो इंक्लूड नहीं होता है, हम लोगों ने जाना है। इम्पोर्टेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइज द हाउस टू बी टेकन, कि जितना रेंट लगा हुआ है तो रेंट भी क्या होगा हमारा इसमें इंक्लूडेड होगा। और सर्विस ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग द, और जो आप सर्विस दे रहे हो अपने आप को सेल्फ कंजम्पशन में, जो सर्विस ऐड नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है, जो आप सेल्फ कंजम्पशन में। तो ये हमारा साथ है, कोई 5 आप याद करके चले जाइएगा, आपका प्रिकॉशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसका 3 या 4 नंबर में आएगा, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रिकॉशन को लेकर, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बहुत शानदार और बहुत शानदार तरीके से, ताकि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपको 2 फर्म का दिया गया है, आपको वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए और बी निकालना है, कि ए कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, बी कितना, और उसके बाद हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते थे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके, याद रखना है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट निकालना था, तो उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, आप अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग पीछे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें बोला है कि सेल्स बाय फर्म ए के द्वारा इतना सेल्स किया गया है, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय ए, मतलब क्या कि बी से ए ने लिया है 40 लाख का, फिर परचेज फ्रॉम ए बाय बी, कि ए ने कितना परचेज किया है बी से, फिर सेल्स बाय बी है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ए का इतना है, बी का इतना है, ओपनिंग स्टॉक ए का इतना है, बी का इतना है, इनडायरेक्ट टैक्स इतना है। तो बहुत आसान है, अगर ये आ गया तो 3 नंबर पक्का।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 3 नंबर पक्का। मैं और सारा क्वेश्चन कराऊंगा, पहले तीनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 5-10 कराऊंगा। उसके बाद हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है उसको भी कवर करेंगे 17 तारीख से पहले, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए कि कैसे फर्म ए का वैल्यू एडेड करेंगे। तो जितना भी सेल्स बाय फर्म ए और परचेस फ्रॉम बी का मतलब क्या, सेल्स बाय फर्म ए कितना है, सेल्स बाय फर्म ए है मेरा 100, तो 100। उसके बाद बोला गया है कितना परचेज किया फ्रॉम बी कितना किया, 40 किया है, ठीक है। अब प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, किसका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हम लोग ए का निकाल रहे हैं, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ए का, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है कि नहीं, यहाँ याद रखना है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके क्लोजिंग में कितना है, क्लोजिंग में आई थिंक सो 20 है और ओपनिंग में कितना है 25 है, ठीक है, 25 हो गया। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना हो गया, क्लोजिंग 20 हो गया माइनस 25 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60 हो गया, और यहाँ पर हो गया -5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 55 लाख आ गया हमारा वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए। उसके बाद इसी तरीके से बी को निकाल देंगे। अब सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स फर्म बी के द्वारा कितना सेल्स किया गया भाई, सेल किया गया हमारा 200, तो 200 लिख देंगे। माइनस करेंगे परचेज फ्रॉम ए के द्वारा कितना परचेज किया गया बी के द्वारा, तो 60 है, तो -60 कर देंगे। अब प्लस चेंज क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई बी का, क्लोजिंग स्टॉक है 35 और 45, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा, तो 35 माइनस 45, 35 माइनस 45 है कि नहीं, 35 माइनस 45 कितना हो गया, तो 200 हो गया, -60 हो गया और -10 हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद कितना हो गया, 70 हो गया, तो 130 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मिला के हो गया 70, तो ये 200 से माइनस होगा तो 130 लाख हो गया। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखना है, तो कितना होगा 55 लाख। अब यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे, 55 लाख प्लस 130 लाख, उसके बाद माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 30, तो कितना हो गया भाई 185 लाख माइनस 30 हो गया, तो कितना हो गया 155 लाख। हमारा क्या निकल गया 155 लाख हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल गया, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आई होप सो ये वाला पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसको ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे बताया और किस तरीके से, ताकि आप लोगों का पूरा डायमेंशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन अब यहाँ पर दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग इसको देख के भी बता सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस दिया गया कि जीबीए एट अ मार्केट प्राइस निकालिए, और उसके बाद नेशनल इनकम निकालिए। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, हाँ फैक्टर कॉस्ट के रूप में निकालते हैं। तो ये पर हम लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ अगर दोनों का निकाला जाए कि तो ए में ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या किए, वैल्यू ऑफ द आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, जितना भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों को जोड़ दिए, 800 200 और 300 को जोड़ दिए। उसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट परचेज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर के थ्रू कितना कितना माइनस किया गया, 400 लाख इसके द्वारा लिया गया है, 100 इधर 50 इधर, तो माइनस करेंगे तो 750 लाख आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि ग्रॉस वैल्यू कितना होता है, जितना भी वैल्यू टोटल वैल्यू आउटपुट होगा, जितना आउटपुट होगा उसमें माइनस करेंगे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसको माइनस किया तो हमारा 750 लाख आ गया। अब 750 लाख आ गया तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस माइनस कंजम्पशन, इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस इतना निकल गया 750 लाख। माइनस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारा माइनस होगा, क्योंकि उसमें जो कंजम्पशन हुआ है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा प्लस सब्सिडी होगा। तो अगर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे प्लस सब्सिडी करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम रिसीव्ड और फैक्टर इनकम फ्रॉम द नेट रेसिडेंट, ये हमारा क्या निकल गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो NFIA निकल गया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इन दोनों को प्लस कर देंगे मिला के, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे तो हमारा 630 आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई होप सो वैल्यू एडेड मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी जल्द ही हम लोग सेकेंड वीडियो लाएंगे जो कि हमारा कल ही होगा, और उसमें हम लोग सारी चीज़ क्या इनकम के हिसाब से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करा,
वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करा, सेम उसी तरीके से हम लोग वहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, इनकम मेथड। उसके बाद थर्ड पार्ट जो होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से होगा। तो ये दोनों अगर क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड जय हिंद।